हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रियंका आर्या आप सबका जनरल साइंस की इस क्लास में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। जैसे कि आप सबको पता है, आप किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, अगर आपके एग्ज़ाम में साइंस आती है तो वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा, क्योंकि इसमें बेसिक तो हाई लेवल तक की साइंस पढ़ रहे हैं। आप एसएससी, सीजीएल, सीएचएल, रेलवे, एनटीपीसी, ग्रुप डी, टीजीटी, पीजीटी या फिर डिफेंस सेक्टर के किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, या क्लास आप सबके लिए इक्वली हेल्पफुल है। तो जैसे हमने साइंस में बायोलॉजी सेक्शन से स्टार्ट किया था, तो बायोलॉजी में जो इससे प्रीवियस वीडियो में हमने क्या पढ़ा था, पाचन के बारे में। पाचन क्या होता है, पाचन की प्रक्रिया कहाँ से प्रारंभ होती है, पाचन में कौन कौन से सम्मिलित अंग होते हैं, कौन कौन सी ग्रंथियाँ होती हैं। जैसे पाचन की प्रक्रिया आपकी मुख गुहा से प्रारंभ होती है, तो मुख गुहा के कितने भाग होते हैं, उन भागों से कैसे पाचन होता है, ये सारी चीज़ें आपने इससे पहले की वीडियो में समझी। फिर मैंने आपको बताया था कि मुख गुहा में क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है। और मुख गुहा में जब भोजन को काट के पीसने के पश्चात लार मिला दी जाती है, तो उस टाइम पे जो भोजन बनता है, जो भोजन का फॉर्म होता है, उसको क्या बोलते हैं, पोलस बोलते हैं। फिर जो आपका पोलस बन जाता है, पोलस क्या होता है, ग्रास नली के माध्यम से आता है। ग्रास नली के माध्यम से किस में आता है, अमाशय में आता है। फिर अमाशय में क्या होता है, अमाशय में जठर रस का श्रावण होता है। जठर रस में से क्या होता है, HCl पाया जाता है। HCl क्या करता है, भोजन के माध्यम को अम्लीय कर देता है। ये सारी चीज़ें मैंने आपको पूरी प्रोसेस समझाई। उसके बाद क्या होता है, अमाशय से भोजन आपके ग्रास नली में आता है, वहाँ पे भोजन के साथ क्या होता है, ये सारी चीज़ें आपने प्रीवियस वीडियो में समझ चुके थे। अब हम उसके आगे से आज पढ़ेंगे कि उसके पश्चात आपका जब भोजन ग्रास नली में आता है, उसके पश्चात क्या होता है, छोटी आंत में जाता है, बड़ी आंत में जाता है। फिर भोजन का पाचन कहाँ पे होता है, भोजन के पोषक तत्वों का अवशोषण कहाँ होता है, ये पढ़ेंगे। इसके पश्चात अपशिष्ट पदार्थों को उत्सर्जन कैसे करते हैं, आज की वीडियो में इसके बारे में डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम पढ़ेंगे पाचन में सम्मिलित हमारी कुछ ग्रंथियाँ, जैसे अग्नाशय। अग्नाशय में क्या होता है, अग्नाशयी रस का श्रावण होता है। अग्नाशयी रस भोजन के पाचन में कैसे सहायक है। यकृत, यकृत की भोजन के पाचन में कैसी भूमिका है। लार ग्रंथियाँ, इसके भोजन के पाचन में कैसी भूमिका है। इन सब के बारे में आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा और कॉपी पेन लेके बैठिएगा, ताकि इम्पोर्टेंट पॉइंट के आप नोट्स बना सकें। तो चलिए अपना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे, छोटी आंत के बारे में, क्योंकि आपकी आंत कितने प्रकार की होती है, 2 प्रकार की, छोटी आंत और बड़ी आंत। ठीक है, अब ये छोटी आंत और बड़ी आंत का कॉन्सेप्ट आप समझ लीजिए। छोटी आंत की लंबाई अधिक होती है बड़ी आंत की अपेक्षा। फिर आप सोचेंगे मैम फिर ऐसे छोटी आंत क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसके पृष्ठीय क्षेत्रफल के आधार पर इसको नाम दिया गया क्या, छोटी आंत, और बड़ी आंत को उसके पृष्ठीय क्षेत्रफल के आधार पर नाम दिया गया बड़ी आंत। क्लियर, ये पॉइंट आपका क्लियर हुआ। तो चलिए सबसे पहले हम पढ़ते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में, जो आपकी छोटी आंत होती है। छोटी आंत के आपके मुख्य रूप से 3 भाग होते हैं। कौन कौन सा, डिओडेनम, जेजुनम और इलियम। ग्रहणी, मध्यांत्र और इलियम, ये तीनों भाग क्या होते हैं आपके छोटी आंत के। अब छोटी आंत के अलग अलग भाग होते हैं, उनके अलग अलग काम होते हैं। तो छोटी आंत का मुख्य रूप से क्या काम होता है, अगर आपके ऑप्शन में पूछते हैं कि छोटी आंत का काम क्या होता है, तो छोटी आंत क्या करती है, भोजन के पाचन में सहायक होती है। फिर बड़ी आंत क्या करती है, बड़ी आंत भोजन के पूर्ण रूप से अवशोषण में सहायक होती है। अब आप यहाँ से 2 क्वेश्चन बन रहे हैं आपके, क्योंकि मैं जो थ्योरी पढ़ाती हूँ उसका साथ साथ तुरंत आपको क्वेश्चन बताते जाती हूँ कि किस तरह से क्वेश्चन बन सकता है, किस तरह से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ताकि चीज़ें आपको बहुत ही आसानी से समझ में आए। अब पूछ सकता है कि भोजन का पूर्ण रूप से पाचन कहाँ पे होता है, तो भोजन का पूर्ण रूप से पाचन होता है आपके छोटी आंत में, जबकि भोजन का पूर्ण रूप से अवशोषण होता है बड़ी आंत में। तो आपसे 2 क्वेश्चन मन में हो रहे होंगे कि क्या बड़ी आंत में भोजन का पाचन नहीं होता, या छोटी आंत में भोजन का अवशोषण नहीं होता। तो छोटी आंत में भोजन का अवशोषण होता है, लेकिन पूर्ण रूप से अवशोषण होता है जाके बड़ी आंत में। इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा। अब चलिए इसके एक एक भाग के बारे में आगे पढ़ते हैं, कि जैसे आप पहले देख लीजिए इमेज, ये आपकी छोटी आंत की मैंने इमेज दिखाई, ये क्या, स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन के मैंने आपको 3 पार्ट बताए, कौन कौन से, डिओडेनम, जेजुनम और इलियम। तो जो आपका ये भाग है, ये भाग आपका डिओडेनम का भाग है, इसके पश्चात ये आपका जेजुनम का भाग है, और ये क्या, इलियम। और ये तीनों किसके भाग है, तो तीनों आपके छोटी आंत के भाग हैं। और छोटी आंत का काम क्या होता है, भोजन के पाचन में सहायक होती है। अब चलिए आगे एक एक पढ़ लेते हैं
कि छोटी आंत में एक आपकी संरचनाएं पाई जाती है माइक्रोविलाई। जैसे आपने माइक्रोविलाई के बारे में कहाँ पे पढ़ा था? टंग में। टंग में मैंने आपको बताया था ना, जो हमारी टंग होती है, छोटे छोटे दाने नुमा संरचना होती है ना, वही आपकी क्या होती है? माइक्रोविलाई। उसी प्रकार हमारी छोटी आंत में छोटी छोटी संरचना पाई जाती है, लेकिन जीव के दानों की तरह उतनी बारीक नहीं होती, तो वहां पे उनको हमने बोला था माइक्रोविलाई। जबकि जो छोटी आंत में पाई जा रही संरचना उसको बोलेंगे विलाई। तो विलाई का काम क्या होता है? जैसे आपके हमारी टंग में क्या काम था, मैं दोनों को कंपेयर करके आपको समझा रही हूँ ताकि चीज़ें आपको आसानी से समझ में आ सके। फिर भी अगर आपको कोई चीज़ नहीं समझ में आए तो तुरंत कमेंट कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में उसको पूछ लीजिएगा। अब जैसे टंग में आपकी माइक्रोविलाई थी, तो ये क्या करती थी? भोजन में फ्रैक्शन को उत्पन्न करती थी। इसी प्रकार छोटी आंत में हमारी विलाई का भी यही काम होता है। तो छोटी आंत में कैसी अंगुलीनुमा संरचना पाई जाती है, उसको क्या बोलते हैं? विलाई। तो आपसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा भी चुका है कि छोटे आंत में पाई जाने वाली अंगुलीनुमा संरचना क्या होती है? विलाई होती है। और छोटी आंत में भोजन का पूर्ण पाचन व अवशोषण किया जाता है। अब इस लाइन को देखिएगा, मैंने क्या लिखा है? छोटी आंत में भोजन का पूर्ण पाचन व अवशोषण किया जाता है। भोजन का पूर्ण पाचन तो आपकी छोटी आंत में होता है, परंतु पूर्ण अवशोषण नहीं होता। ये देखिए, मैंने पूर्ण अवशोषण नहीं लगा। तो छोटी आंत में क्या होता है? भोजन का पूर्ण रूप से पाचन होता है, जबकि बड़ी आंत में भोजन का पूर्ण रूप से अवशोषण होता है। क्लियर ये पॉइंट आपका? अब इसके पश्चात जो ग्रहणी होती है, ग्रहणी क्या होती है? अमाशय से जुड़ी होती है। मैंने आपको बताया था ना कि अमाशय से जो भोजन होता है किस में आता है? ग्रहणी में आता है। तो ग्रहणी किसका? छोटी आंत का ही तो भाग है। तो आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि छोटी आंत का कौन सा भाग आपके अमाशय से जुड़ा होता है? तो छोटी आंत का जो ग्रहणी वाला भाग होता है वही आपके अमाशय से जुड़ा होता है। और जो छोटी आंत का मध्य भाग होता है, मध्य भाग में क्या होती है? ब्लड सप्लाई होती है। तो छोटी आंत के किस भाग में ब्लड सप्लाई होती है? मध्य भाग में। क्लियर? अब इसके पश्चात जो छोटी आंत का अंतिम भाग होता है वही आपका क्या होता है? बड़ी आंत से जुड़ा हुआ होता है। तो छोटी आंत के बारे में सारे पॉइंट आप समझ गए, जितने भी एग्जाम ओरिएंटेड पॉइंट है, हर पॉइंट को मैं आपको बता रही हूँ, क्योंकि साइंस स्पेशल बैच है, इसमें हमें किसी भी चीज़ को छोड़ना नहीं है। हर चीज़ को बेसिक से हाई लेवल तक के लिए पढ़ना है। आप बहुत अच्छे तरीके से साइंस पढ़ते जाइए, आपको हर चीज़ का मैं रीजन समझाऊंगी। जैसे मैंने आपको बताया था ना कि रोटी खाते हुए मीठी क्यों लगती है, इसका मैंने पूरा आपको रीजन समझाया था। इसके अलावा जैसे क्या होता है, हमारे मांसपेशियों में थकान का अनुभव क्यों होता है। इसके अलावा अलग अलग रीजन होते हैं कि लीवर सिरोसिस कैसे हो जाता है, लीवर सिरोसिस रोग होता कैसे है, व्यक्ति को हार्ट अटैक कैसे आता है, सबके एक अलग रीजन, बहुत आसानी तरीके से मैं आपको समझाती रहूँगी। तो चलिए अब हम डिस्कस करते हैं लार्ज इंटेस्टाइन, बड़ी आंत के बारे में। इस टॉपिक से अगर कोई भी आपको क्योरी है तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अब बड़ी आंत में भोजन का पूर्ण रूप से अवशोषण किया जाता है। भोजन का पूर्ण रूप से अवशोषण कहाँ पे किया जाता है? बड़ी आंत में। जबकि भोजन का पूर्ण रूप से पाचन किया जाता है आपके छोटी आंत में। अब बड़ी आंत के भाग देख लेते हैं। बड़ी आंत के भी आपके 3 भाग होते हैं, सीकम, कोलम और रेक्टम। ये तीनों किसके भाग होते हैं? बड़ी आंत के। तो सीकम, कोलन और रेक्टम ये तीनों आपके बड़ी आंत के भाग है। अब जैसे आप इमेज देख सकते हैं, इमेज में जैसे मैं आपको पाचन की प्रक्रिया को एक बार रिवीजन करा दूं, ताकि मैं हर बार पर आपको रिवीजन भी कराती जा रही हूँ, ताकि आप वीडियो को देखते देखते सारी चीज़ें आसानी से याद कर सकें। और टेलीग्राम से इसकी पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिएगा, एक बार पीडीएफ को पढ़ लीजिएगा, आपको सारी चीज़ें बहुत ही आसानी से तैयार हो जाएंगी। उसके बाद आप जिस भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो उसके प्रीवियस ईयर पेपर को सॉल्व कीजिएगा। अब जैसे हमने मुख से क्या हुआ था? भोजन को ग्रहण किया। जब भोजन को ग्रहण किया तो यहाँ पे आपकी जीभ ने, दांत ने, इन्होंने अपना अपना काम किया। भोजन का जो यहाँ पे फॉर्म बना, वो कौन सा फॉर्म बना था? पोलस बना था। ठीक है, अब ये जो पोलस बन गया था ये आपके ग्रास नली के माध्यम से आया, और कहाँ पे आया था? आपके अमाशय में आ गया। अमाशय के पश्चात ये क्या होता है? अमाशय के पश्चात ये आपके ग्रहणी के पास जाता है, और ग्रहणी के पश्चात ये क्या आता है? ग्रहणी किसका भाग थी? आपकी छोटी आंत का भाग थी। अब इसके पश्चात आपको भोजन कहाँ पे आया? बड़ी आंत में। अब हम किसके बारे में देख रहे हैं? बड़ी आंत के बारे में। तो चलिए देखते हैं। जो सीकम होती है, सीकम छोटी आंत से जुड़ा हुआ भाग होता है। अभी मैंने आपको बताया था ना कि कौन सा भाग छोटी आंत का बड़ी आंत से जुड़ा होता है? तो सीकम। सीकम किससे जुड़ा होता है? छोटी आंत से। और रेक्टम क्या होता है? बड़ी आंत का अंतिम भाग होता है, और रेक्टम के माध्यम से क्या होता है? भोजन का जो अवशिष्ट पदार्थ होता है उसका उत्सर्जन किया जाता है। ये दोनों पॉइंट यहाँ पे आपको याद रखने हैं, सीकम और रेक्टम के बारे में। सीकम आपका छोटी आंत से जुड़ा होता है, जबकि रेक्टम क्या होता है? अंतिम भाग होता है। और बड़ी आंत में क्या होता है? भोजन का पूर्ण रूप से अवशोषण किया जाता है। इसके अलावा बड़ी आंत में आपको
एक प्रकार के बैक्टीरिया पाए जाते हैं। कौन से बैक्टीरिया? ई कोलाई बैक्टीरिया, जो विटामिन डी के संश्लेषण में सहायक होते हैं। यहाँ से आपने सबने सुना होगा कि सूर्य के प्रकाश से हमें क्या मिलती है? विटामिन डी। सूर्य के प्रकाश से हमें विटामिन डी मिलती है, लेकिन बहुत ही अल्प मात्रा में। मुख्य रूप से इसका काम क्या होता है कि सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में हमारे बड़ी हाथ में उपस्थित ई कोलाई बैक्टीरिया विटामिन डी के संश्लेषण में सहायक होता है। इसीलिए कहते हैं कि सूर्य के प्रकाश में बैठो, उससे विटामिन डी मिलती है। विटामिन डी उससे तो हमें बहुत अल्प मात्रा में मिलती है, और जो विटामिन डी अल्प मात्रा में मिलती है, तो बची जो विटामिन की आवश्यकता होती है हमारे शरीर को, वो कौन पूरी करता है? हमारा शरीर स्वयं विटामिन डी का संश्लेषण करता है। और विटामिन डी का संश्लेषण किसके माध्यम से करता है? ई कोलाई बैक्टीरिया के माध्यम से। ई कोलाई बैक्टीरिया आपका पाया किस में जाता है? तो ई कोलाई बैक्टीरिया आपकी बड़ी आंत में पाया जाता है। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में एक बार पूछा जा चुका है। ठीक है, अब चलिए आगे पढ़ते हैं। अब आपने पाचन में सम्मिलित अंग कौन कौन से होते हैं उसके बारे में जान चुके। आपने पाचन में सम्मिलित अंग कौन कौन से जाना? मुगुआ के भाग जो होते हैं आपके जीभ, दांत, ओष्ठ, उन सब की पाचन में क्या भूमिका होती है इसके बारे में जाना। उसके बाद ग्रासनली में के बारे में जाना, अमाशय के बारे में जाना। उसके अलावा आपने छोटी आंत के बारे में, छोटी आंत के भाग और बड़ी आंत, इन सब के बारे में जान चुके हैं। अब आप पढ़ते हैं पाचन में सम्मिलित अंग कौन कौन से होते हैं। तो मैंने आपको बताया था आपका लीवर होता है, अग्नाशय होता है, लार ग्रंथियाँ होती हैं, ये पाचन में सम्मिलित ग्रंथियाँ होती हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं लीवर के बारे में। तो लीवर क्या है? ये लीवर क्या मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। इसके अलावा मानव शरीर का सबसे बाहरी अंग पूछेगा तो भी आपका क्या है? लीवर, क्योंकि लीवर का वजन कितना होता है? लगभग 1.5 किलोग्राम होता है। 1.5 kg होता है किसका? लीवर का वजन। तो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि लीवर, और मानव शरीर का सबसे भारी अंग भी आपका लीवर होता है। और हमारे लीवर में क्या होता है? स्वतः निर्माण की प्रक्रिया होती है। स्वतः निर्माण की प्रक्रिया क्या होती है? जैसे आपने सुना होगा कई बार किसी किसी को लीवर में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाती है, और कुछ समय पश्चात स्वतः ही ठीक हो जाती है, क्योंकि हमारे शरीर में लीवर में ऐसी क्वालिटी होती है कि स्वतः अपना क्या कर सकता है? निर्माण कर सकता है। लेकिन वो तभी कर सकता है ना जब उसके पास थोड़ी बहुत दिक्कत होगी। जब ज़्यादा दिक्कत होती है, कई बार लीवर सिरोसिस नामक रोग हो जाता है, तो उसको हम आगे देखते हैं उस कंडीशन में क्या किया जाता है। और जो स्टडी ऑफ लीवर होती है क्या बोलती है? हिपेटोलॉजी। इस पॉइंट को आपको क्लियर रखना है, क्योंकि बच्चों को कई बार मैंने देखा इसमें कन्फ्यूजन होता है। स्टडी ऑफ लीवर इज कॉल्ड हिपेटोलॉजी, जबकि स्टडी ऑफ ब्लड इज क्या कहलाता है? ब्लड का अध्ययन किसमें करते हैं? इसे आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा, क्योंकि दोनों में बहुत ही कम डिफरेंस होता है। कई बार बच्चे दोनों को एक जैसा समझ लेते हैं। तो स्टडी ऑफ लीवर इज कॉल्ड हिपेटोलॉजी। हिपेटोलॉजी में हम क्या करते हैं? इसका लीवर का अध्ययन करते हैं। अब चलिए आगे पढ़ लेते हैं। यकृत में हमारे क्या होता है? पित्त रस का निर्माण होता है। अब पित्त रस की भूमिका पाचन में क्या होती है? पाचन में पित्त रस क्या करते हैं? भोजन के माध्यम को क्षारीय बनाता है। जैसे मैंने आपको बताया था अमाशय में क्या होता है? जठर रस का श्रावण होता है। जठर रस में एचसीएल पाए जाते हैं। एचसीएल क्या करते हैं? भोजन के माध्यम को अम्लीय बनाता है। उसी के पास जब वहाँ तो भोजन का माध्यम अम्लीय बन गया, अब आपको जो पित्त रस होता है ये क्या करता है? भोजन के माध्यम को क्षारीय बनाता है। और पित्त रस की प्रकृति कैसी होती है? पित्त रस आपका क्षारीय होता है, और ये भोजन के पाचन में सहायक होता है। इसके अलावा और क्या काम होता है आगे देख लेते हैं। अब इसके अलावा जो पित्त रस के रिलेटेड एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट याद रखिएगा। पित्त रस का निर्माण कहाँ पे होता है? तो पित्त रस का निर्माण आपके यकृत में होता है, जबकि पित्त रस का संचय आपके पित्ताशय में होता है। दोनों पॉइंट को क्लियर रखिएगा। बाइल जूस का निर्माण लीवर में होता है, जबकि बाइल जूस का संचय आपके पित्ताशय में होता है। तो पित्त रस को पित्ताशय में लेके कोई ना कोई तो डक्ट होगी, कोई ना कोई तो वहिका होगी ना, क्योंकि पित्त रस का निर्माण हो कहाँ पे रहा है? आपके लीवर में। अब जब लीवर में पित्त रस का निर्माण हो रहा है, तो इस लीवर से आपको पित्ताशय तक लेके जाना है, तो कोई ना कोई तो वहिका लेके जाएगी। तो कौन सी वहिका लेके जाती है? तो सिस्टिक डक्ट। ये क्या करते हैं? पित्त रस को पित्ताशय में लेकर जाती है। चलिए इमेज देख लीजिए। जैसे आप ये इमेज देख सकते हैं, ये आपकी लीवर की इमेज दी हुई है। ये राइट लॉब ऑफ द लीवर है। ये आपके गाल ब्लैडर की इमेज दी हुई है। सॉरी, ये आपके सिस्टिक डक्ट, यही तो क्या करती है? लेके जाती है ना आपके पित्त रस को। इसके अलावा लेफ्ट साइड है आपके लीवर का। इसके अलावा ये आपकी कॉमन हेपेटिक डक्ट है। कॉमन हेपेटिक डक्ट का क्या काम होता है आपको पता होना चाहिए। कॉमन हेपेटिक डक्ट क्या करती है? ये पित्त वाहिका पित्त रस को लेके जाती है। आपको पता है पित्त रस का संचय कहाँ पे होता है? पित्ताशय में होता है। ठीक है, इसके बाद से आपके छोटी आंत बड़ी आंत के भाग हैं जो मैंने आपको अभी पढ़ा चुकी हूँ। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं।
अब आगे लीवर से रिलेटेड एक रोग होता है, इसको आप देख लीजिए, जिससे लीवर सिरोसिस। आपने बहुत बार सुना होगा ना, किसी व्यक्ति को क्या हो गया, लीवर सिरोसिस रोग हो गया। अगर आपको कोई चीज़ नहीं समझ में आए तो तुरंत कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा और इंपॉर्टेंट पॉइंट के नोट्स जरूर बनाते रहिएगा। और अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब किया और वीडियो को लाइक करिए और अपने दूसरे फ्रेंड के साथ भी शेयर कीजिएगा। अब चलिए हम जान लेते हैं लीवर सिरोसिस रोग कैसे होता है। कई बार क्या होता है, वसा की अधिकता या अल्कोहल की अधिकता से व्यक्ति का लीवर खराब हो जाता है। इस टाइम पर उसको क्या होता है, लीवर सिरोसिस रोग हो जाता है। अब जैसे वसा की अधिकता कैसे हो जाती है, या तो कई बार क्या होता है फैटी एसिड, फैटी चीज़ें बहुत व्यक्ति लेता है, या फिर कई बार क्या होता है व्यक्ति अल्कोहल का बहुत अधिक सेवन करता है, जिससे उसका क्या हो जाता है, लीवर खराब हो जाता है। अब इसके दो और कारण भी हैं। जैसे आपको पता है कि ग्लूकोज का ग्लाइकोजन में परिवर्तन होने के पश्चात उसका संग्रह कहाँ पे होता है, लीवर में होता है। इसके अलावा लीवर की जो हमारी कुफर सेल्स होती है, ये क्या करते हैं, टॉक्सिन कन्वर्टर का भी कार्य करती हैं। इसके अलावा विषैले पदार्थों का भक्षण भी कौन करता है, हमारी कुफर सेल करती हैं। तो जैसे हमने अल्कोहल को व्यक्ति ग्रहण करता है, ठीक है, अल्कोहल में कुछ ना कुछ तो क्या होता है, विषैला पदार्थ होता है। तो सारा संचय कौन करता है, कुफर कोश का। कुफर सेल्स क्या करते हैं, उस लीवर के जो अल्कोहल व्यक्ति लेता है उसको क्या करते हैं, भक्षण करती रहती हैं। तो जब वो एक टाइम तक टॉक्सिन जाता रहता है, थोड़ा थोड़ा जाता रहता है, तो तुरंत प्रभाव नहीं दिखाता, लेकिन कहीं ना कहीं तो संग्रह हो रहा होता है, जिससे धीरे धीरे व्यक्ति को क्या हो जाता है, लीवर सिरोसिस नामक रोग हो जाता है। इसके अलावा आपको पता होगा, जैसे किसी व्यक्ति ने क्या किया, सुसाइड किया होता है कोई पॉइजन खा के, तो उसका जो पोस्टमार्टम होता है उसमें किसको देखते हैं, लीवर को देखते हैं। क्योंकि हमारे लीवर की कोशिकाएं क्या करती है, लीवर की जो क्यूफर कोशिका होती है क्या करती है, विषैले पदार्थों को भक्षण करती है। अब दो एग्जाम्पल आप समझिए। जैसे दो व्यक्ति हैं, उन दोनों ने क्या किया, सुसाइड करने की कोशिश की। एक ने क्या किया, बहुत ही जो आपका खतरनाक पॉइजन होता है उसको लिया। दूसरे ने क्या किया, नॉर्मल जो आते हैं, जैसे चूहा मारने की दवा होती है, नॉर्मल पॉइजन है, इसको लिया। तब दोनों व्यक्तियों में बचने की संभावना किसकी रहेगी, उस व्यक्ति की रहेगी ना, जिसने क्या किया, चूहा मारने की दवा ली या कम पॉइजन को लिया है, कम मात्रा में कम प्रभावी पॉइजन लिया है। क्योंकि जैसे उसने उस पॉइजन को ग्रहण किया तो लीवर की कुफर कोशिका ने क्या किया, उसको भक्षण करने का प्रयास किया। अगर वो कम प्रभावी है तो लीवर की हो सकता है भक्षण कोशिका में पूर्ण रूप से प्रभाव न डाले, तो व्यक्ति के क्या होंगे, बच जाने के चांसेस रहेंगे। अब दूसरी तरफ उस व्यक्ति ने क्या किया, बहुत ही खतरनाक और बहुत ही प्रभावी जहर दिया। तो लीवर की जैसी कुफर कोशिका ने उसका भक्षण किया तो तुरंत कुफर कोशिका ही नष्ट हो गई। अब जब कुफर कोशिका नष्ट होगी तो उस टाइम पे क्या होगा, पॉइजन पूरे शरीर में फैल जाएगा और व्यक्ति के बचने के चांसेस बहुत कम रहेंगे। वैसे सुसाइड एक बहुत ही गलत चीज़ है, इसको किसी भी कंडीशन में कभी नहीं करना चाहिए, लेकिन मैंने आपको एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझाने का प्रयास किया। ओके, अब आपने लीवर सिरोसिस तो जान लिया कैसे होता है, उसके अलावा हमारे लीवर के क्यूफर कोशिका में क्या प्रभाव पड़ता है। अब ये लीवर सिरोसिस में दो और चीज़ होती है, ये क्या होती है, यकृत के ऊतकों में हमारे क्या होते हैं, वसा का संग्रह होता है। तो व्यक्ति फैटी एसिड, फैटी चीज़ें भी बहुत ले रहा है, ऊपर से हमारे शरीर के वसा का संग्रह भी किस में हो रहा है, यकृत में, जिससे क्या होता है, व्यक्ति को लीवर सिरोसिस नामक रोग हो जाता है। और अल्कोहल का जो विखंडन होता है एसिडियाइड के रूप में होता है, जो लीवर के लिए अत्यंत खतरनाक होता है। तो पॉइंट आपको क्लियर हो गया। अब चलिए पित्त रस के बारे में पढ़ लेते हैं, क्योंकि अभी आपने पढ़ा ना पित्त रस का, बाइल जूस का निर्माण कहाँ पे होता है, बाइल जूस का निर्माण होता है यकृत में, जबकि बाइल जूस का संचय कहाँ पे होता है, तो बाइल जूस का संचय होता है आपके पित्ताशय में। अब पित्त रस की प्रकृति कैसी होती है, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए तो पित्त रस की प्रकृति आपकी क्षारी होती। क्लियर। अब चलिए आगे देख लेते हैं। और पित्तरस का काम क्या होता है, पित्तरस इमल्सीकरण की क्रिया के द्वारा भोजन के पाचन में सहायक होता है। तब आपकी इमल्सीकरण की क्रिया क्या होती है, अब जानिए। इमल्सीकरण की क्रिया का तात्पर्य होता है वसा को जल में घुलनशील बनाना। जो आपका वसा होती है इसको जल में घुलनशील बनाने की जो क्रिया होती है इसी को आप इमल्सीकरण की क्रिया बोलते हैं, या कई बार इसको पाइसीकरण की क्रिया भी कहता है। तो इमल्सीकरण की क्रिया में कौन सहायक होते हैं, आपका बाइल जूस। इमल्सीकरण की क्रिया क्या होती है, वसा को जल में घुलनशील बनाने की प्रक्रिया। जैसे हम खाना खाते हैं तो खाने में कहीं ना कहीं हम फैट्स को भी तो लेते हैं, तो फैट्स का अगर पाचन करना होता है तो सबसे पहले फैट्स का क्या करना पड़ता है, इमल्सीकरण। इमल्सीकरण की क्रिया करता है आपका बाइल जूस। क्लियर। अब बाइल जूस इसके अलावा एक और काम होती है, क्या करता है, एंजाइम्स को सक्रिय करता है। जो आपका बाइल जूस होता है इसमें किसी प्रकार का एंजाइम्स नहीं होते, इस पॉइंट को याद रखिएगा। बाइल जूस इसीलिए स्वतः पाचन नहीं करता, ये क्या करता है, पाचन में सहायक होता है।
क्योंकि आपके बाइल जूस में 2 लवण पाए जाते हैं। ये दोनों लवण क्या करते हैं, एंजाइम को सक्रिय करने में सहायक होते हैं। कौन कौन से लवण पाए जाते हैं, ग्लूकोहोल्ट और ट्रिकोल्ट, ये दोनों लवण आपके पित्तरस में पाए जाते हैं। पित्तरस के काम क्या होते हैं, भोजन के पाचन में सहायक होता है, पित्तरस इमल्सीकरण की क्रिया करता है और पित्तरस एंजाइम्स को सक्रिय करता है। क्लियर, आप पित्तरस के बारे में समझ गए। अब इसके बाद हम पढ़ लेते हैं यकृत के कार्य क्या क्या होते हैं, कौन कौन से काम होते हैं जो हमारे यकृत के होते हैं। यकृत के कार्य क्या होते हैं, यकृत अमोनिया को यूरिया में परिवर्तित करता है। अभी मैंने आपको बताया था ना, यकृत क्या करता है, टॉक्सिन कन्वर्टर का कार्य करता है। टॉक्सिन कन्वर्टर क्या होता है, मनुष्य का उत्सर्जित पदार्थ क्या है, यूरिया, जबकि उत्सर्जित पदार्थ के रूप में निर्माण किसका होता है, अमोनिया का निर्माण होता है। तो अमोनिया को यूरिया में परिवर्तित कौन करता है, हमारा लीवर करता है। और यकृत हिपैरिन नामक पदार्थ के निर्माण में सहायक होता है। अब हिपैरिन क्या होता है, हिपैरिन एक पदार्थ है जिसके कारण शरीर के अंदर हमारा ब्लड नहीं जमता। जब हमारे धमनी तथा सिरा में रक्त प्रवाहित हो रहा होता है, सोचिए अगर उस टाइम पे ब्लड जम जाए, और ब्लड जम जाएगा तो क्या होगा, व्यक्ति की मृत्यु हो जाएगी ना। क्यों, क्योंकि हमारे ब्लड में क्या होता है, हीमोग्लोबिन पाया जाता है, और यही हीमोग्लोबिन आपका क्या होता है, ऑक्सीजन के परिवहन में सहायक होता है। जब ब्लड जम जाएगा तो ऑक्सीजन का परिवहन नहीं हो पाएगा, और जब ऑक्सीजन का परिवहन नहीं हो पाएगा तो व्यक्ति की डेथ हो जाएगी ना। तो कौन सा पदार्थ होता है जो शरीर के अंदर रक्त को जमने नहीं देता, तो कौन सा होता है, हिपैरिन नामक पदार्थ। और पैरिन नामक पदार्थ किसका निर्माण कौन करता है, यकृत। क्लियर हो गया। यकृत क्या करता है, टॉक्सिन कन्वर्टर का भी काम करता है। अभी मैंने आपको बताया कि क्या करता है, अमोनिया को यूरिया में परिवर्तित करता है। इसके अलावा क्या करता है, जो विषैले पदार्थ होते हैं उसका भक्षण करता है। कौन सी कोशिका करती है, क्यूफर कोशिका करती है। यकृत में कोशिका होती है प्रमुख रूप से कौन सी, हिपेटोसाइट कोशिका। तो एक बार आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था, बेसिक यूनिट ऑफ लीवर किसको बोलते हैं, तो हिपेटोसाइट जो कोशिका होती है, हिपेटोसाइट कोशिका को ही लीवर की इकाई बोलते हैं। किसको, बेसिक यूनिट ऑफ लीवर इज कॉल्ड हिपेटोसाइट सेल्स। क्लियर हो गया। अब अपने यकृत के बारे में सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट समझ लिए। जो क्वेश्चन जो पॉइंट आपके एग्जाम से रिलेटेड इंपॉर्टेंट है, उन्हीं सारे पॉइंट को हम डिस्कस कर रहे हैं। और ये जो उतने भी पॉइंट हैं इनको बिल्कुल याद कर लीजिएगा। अब चलिए लास्ट में हम पित्ताशय के बारे में पढ़ लेते हैं कि पित्ताशय से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट होते हैं। जैसे क्या होता है, पित्तरस का संचय कहाँ पे होता है, तो पित्तरस का आपका संचय होता है पित्ताशय में। जबकि पित्तरस का निर्माण कहाँ पे होता है, पित्तरस का निर्माण आपके यकृत में होता है। और बाइल जूस के काम क्या क्या होते हैं अभी मैंने आपको बताया। इसको वीडियो को पॉज करिए, तुरंत कमेंट बॉक्स में लिखिए कि बाइल जूस के क्या क्या काम होते हैं। और पित्त वाहिका ही पित्तरस को पित्ताशय में लेकर जाती है। यकृत से पित्तरस को पित्ताशय तक लेकर कौन जाती है, जो आपकी पित्त वाहिका होती है। पित्त वाहिका को क्या बोलते हैं, कॉमन बाइल डक्ट। कॉमन बाइल डक्ट क्या करती है, लीवर से बाइल जूस को लेकर पित्ताशय तक जाती है। लेकिन आपने कई बार सुना होगा ना, किसी भी व्यक्ति के पित्ताशय में क्या हो जाता है, पथरी हो जाती है। तो पित्ताशय में पथरी कैसे हो जाती है, चलिए इसके बारे में देखते हैं। जैसे आप सबने सुना होगा कि जीवी स्टोन हो गई, तो जीवी स्टोन होती कैसे, चलिए उसके बारे में देख लेते हैं। जो हमारे बाइल स्टोल साल्ट होता है वो कोलेस्ट्रॉल की मात्रा, जिससे हमारा क्या होता है, पित्त रस होता है, उसमें क्या होता है, 2 मुख्य रूप से लवण पाए जाते हैं। कई बार क्या होता है, लवणों की मात्रा अधिक हो जाती है किसी कारण, या फिर कोलेस्ट्रॉल की मात्रा अधिक हो जाती है, जिससे क्या होता है, हमारे पित्ताशय में पथरी का निर्माण हो जाता है। क्लियर हो गया। और पथरी जो बनी होती है किसकी बनी होती है, कैल्शियम ऑक्जेलेट की। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है, पथरी किसकी बनी होती है, कैल्शियम ऑक्जेलेट की बनी होती है। अब पथरी के इलाज के लिए एक पद्धति का प्रयोग करते हैं, कौन सी, लिथोट्रिप्सी पद्धति। लिथोट्रिप्सी पद्धति से किसका इलाज करते हैं, तो जो पथरी होती है उसका इलाज करते हैं हम लिथोट्रिप्सी पद्धति से। और लिथोट्रिप्सी पद्धति में किसका प्रयोग करते हैं, तो जो आपकी अल्ट्रासोनिक वेव्स होती है, अल्ट्रासोनिक वेव्स का प्रयोग करते हैं लिथोट्रिप्सी पद्धति में। तो आपके एग्जाम में इस तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अल्ट्रासोनिक तरंगों का प्रयोग किस में करते हैं, लिथोट्रिप्सी में। और लिथोट्रिप्सी के माध्यम से क्या करते हैं, पथरी का इलाज करते हैं। इस तरह से आज के वीडियो में छोटी आंत के बारे में, बड़ी आंत के बारे में जाना, यकृत के बारे में जाना, यकृत के कार्य क्या होते हैं, फिर लीवर सिरोसिस नामक रोग कैसे हो जाते हैं, पित्तरस क्या होता है, पित्तरस का निर्माण क्या होता है, पित्तरस के कार्य क्या होते हैं, पित्तरस का संचय कहाँ पे होता है, पित्ताशय में क्या होता है, और व्यक्ति को पित्ताशय में पथरी कैसे हो जाती है, यह सब के बारे में आज की वीडियो में जाना। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें,
वीडियो को लाइक करें और अपने दूसरे फ्रेंड के साथ भी शेयर करें। अगर आपको कोई चीज़ नहीं समझ में आई तो कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं। ओके फ्रेंड, थैंक यू फॉर द वॉचिंग माई वीडियो।